नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। अब की बार किसका होगा बिहार का, क्या होगा वहां पर चमत्कार और कौन होगा बिहार का बाजीगर? फिलहाल ये शुरुआती रुझान में अगर आपको बता दूं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये देखने को मिल रहा है। आपको ये जानकारी लगातार हम दे रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इसी वक्त का। मोकामा में भी पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। जेडीयू की तरफ से अनंत सिंह है और अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। वीणा देवी जो कि सूरजभान की पत्नी है, मोकामा में वो पीछे हो चुके हैं। गोपालगंज की भी पहली चरण की जो वोटिंग की जो गिनती है वो अब पूरी हो चुकी है। यहां पर भी आपको बता दो, हाजीपुर के पहले राउंड की गिनती पूरी, बीजेपी इसमें आगे नजर आ रही है। फिर से लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, मोकामा में पहले राउंड की गिनती अब पूरी हो चुकी है। अनंत सिंह जो हाल ही में दुलार चंद के मर्डर के आरोप में अंदर यानी जेल में बंद है, वो अब आगे चल रहे। गोपालगंज में जैसे ही गिनती पूरी, गोपालगंज जो कि गढ़ माना जाता है आरजेडी का, सुभाष सिंह बीजेपी के आगे है 25-15 यानी 2515 वोटों से। और हाजीपुर में भी बीजेपी आगे चल रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं लगातार। जो है शुरुआती रुझान अगर देखे जाए तो 25 से 30 फिर से नीतीश देखने को अब करने को मिल रहा है। और आपको ये जानकारी दे दें कि ये सिर्फ कुछ ही सीटें नहीं है, सभी सीटों के पहले चरण के रुझान आ चुके हैं। एनडीए 101 सीट, महागठबंधन 78, जनसुराज 4 सीटों पर आगे चल रही है। खैर ये जो है अभी बदलेंगे भी, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। एनडीए 161 पे एनडीए दिखाई दे रही है, महागठबंधन 78 पे, जनसुराज 4 सीटों पे। आप ये बड़ी ब्रेकिंग देखिएगा, बिहार में 243 सीटों के पहले चरण के रुझान आ चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं। बड़े चेहरों में कौन आगे कौन पीछे ये भी जान लीजिए। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं पर लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, बड़ा चेहरा है। राघोपुर से तेजस्वी यादव, लाजमी सी बात, उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, तेजस्वी आगे चल रहे हैं। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। बिहार में बड़ा नाम है अगर देखा जाए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, खेसारी लाल यादव अगर कहीं पर पहुंच जाते हैं तो भारी भीड़ लग जाती है। आगे चल रहे हैं खेसारी लाल, दाव लगाए हैं आरजेडी ने खेसारी लाल पर। और उसी बीच दानापुर से आरजेडी के रीत लाल यादव आगे चल रहे हैं। लालगंज से बाहुबली की बेटी यानी आगे चल रही है, और यानी कि शुक्ला जी की बेटी जो है, वहीं पर आरजेडी प्रसाद, माफ कीजिएगा, आरजेडी प्रत्याशी शिवानी शुक्ला की मैं बात कर रही हूं, जो अभी आगे चल रही है। महुआ से तेज प्रताप लेकिन पीछे चल रहे हैं। ये थोड़ा सा इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे रोक कर बोलना पड़ रहा है, आप समझ सकते हैं। तेज प्रताप के साथ हाल ही में जो परिवार से टूटकर अपनी पार्टी उन्होंने बनाई जेजेडी, अभी वो पीछे चल रहे हैं। महुआ हमेशा आरजेडी का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां से हमेशा खड़े होते थे तेज प्रताप। अब तेज प्रताप ही पीछे हो चुके हैं। बड़ी जानकारी, कहीं ना कहीं दिलचस्प जानकारी, आप समझ लीजिए। वहीं बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी आगे चल रही हैं। ये बड़ी ऐसी सीटें हैं जो कई मायनों में खास है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, सतीश यादव पीछे हो चुके हैं। महुआ में तेज प्रताप पीछे हो चुके हैं। मुकेश रोशन जेडीयू के आगे दिखाई दे रहे हैं। संजय कुमार ये भी पीछे है। मोकामा में वीणा देवी पीछे हो चुकी हैं। अनंत सिंह आगे हो चुके हैं। तारापुर में सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। और वही लालटेन यानी कि लालटेन की रोशनी जो है तारापुर में कम दिखाई दे रही है। अरुण साहब पीछे हो चुके हैं। लखीसराय में विजय सिन्हा आगे हो चुके हैं। कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमरीश अनीस, हाथ का साथ नहीं चाहती है जनता। भरपूर जो वोटिंग की गई है, लगता है जिस तरीके के चुनावी वादे किए जा रहे थे, वो चुनावी वादे जनता को किसके पसंद आए हैं, वो खैर शुरुआती रुझानों में समझ आ रहे हैं। काराकाट में देख लीजिए, ज्योति सिंह जो कि पवन सिंह की पत्नी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, पीछे है। वहीं स्नेहलता और अरुण सिंह, कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। और खेसारी लाल छपरा से अहम सीट मानी जा रही है। छपरा से खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। छोटी कुमारी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है।
और लगातार आप सब जानते हैं कि बीजेपी ने अपने जितने भी राज्यों के मंत्री थे वो चुनाव प्रचार में लगा दिए थे, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। और इसी बीच सुरेश खन्ना ने एक बयान दे दिया है, आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो भरपूर प्रचार किया है उसकी झलक जो है अब पहले ही चरणों में दिखाई दे रही है। संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश सुरेश खन्ना जी हैं। सर, जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, एनडीए 150 पार कर गया है बिहार में, किस तरह से देखते हैं सर? तो पहले से ही मालूम हाँ। कि ये जनता तय कर चुकी है पहले ही। हाँ। जनता ये फैसला कर चुकी थी हाँ। कि एनडीए को ही लाना है गुड गवर्नेंस के आधार। गुड गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के साझे में जो सरकार चली उसने गुड गवर्नेंस दिया, वहाँ जनता का विश्वास अर्जित किया था, इसलिए लोगों ने पहले से ही मन बना रखा। सर, सीएम योगी ने जहां प्रचार किया था वहां पर भी बीजेपी और एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रही है। सीएम योगी के प्रचार को किस तरह से देखते हैं सर बिहार में? सब जगह मांग है। हाँ। वैसे भी उनकी मांग ज्यादा है। हाँ। सर, एक आखिरी सवाल, विपक्ष और अखिलेश यादव ने जो संयुक्त रैलियां की थी उसका असर अभी शुरुआती रुझान में नहीं दिखाई दे रहा है, किस तरह से देखते हैं? उनका कोई असर ही नहीं है, उनका कोई विजन भी नहीं, उनकी कोई मास अपील भी नहीं। ये परिणाम शाम तक बरकरार रहेंगे? ये हाँ। और बेहतर होंगे। और बेहतर होंगे। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना थे, जिन्होंने रुझानों पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये अभी और आगे बढ़ेगा और एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। खन्ना को सुना है, उन्होंने कह दिया है कि अभी तो ये बढ़त और होने वाली है, एनडीए की ही कहीं ना कहीं जीत होने वाली है। और वो इन्होंने ये भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो भरपूर प्रचार किया है बिहार में, वो बिहार में प्रचार का असर ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष कहीं ना कहीं रखेंगे। धर्मेंद्र जी, क्या लग रहा है, शुरुआती रुझान जो है वो अभी एनडीए की तरफ देखने को मिल रहा है? आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। देखिए, अभी ये शुरुआती रुझान है, हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर वोट चोरी करने का महापाप बिहार में किया और उसको लेकर बिहार की जनता में एक आक्रोश देखने को मिला, और आज बिहार की जनता, बिहार का युवा रोजी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ समय अगर इंतजार करें तो उसके बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी। बिहार का मूड कैसा है, किस प्रकार के चुनाव परिणाम बिहार की जनता देना चाहती है, ये सब हमको पता चल पाएगा। चूंकि ये शुरुआती रुझान है और इसमें अगर निर्वाचन कहीं ना कहीं थोड़ी सी पिक्चर तो दिख जाती है, थोड़ी सी झलक तो दिख जाती है ना धर्मेंद्र जी। सचिन सक्सेना बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, शुरुआती रुझान में महागठबंधन आगे दिख रहा है, क्या लग रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश? निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर विश्वास जताया है, ये विश्वास माननीय मोदी जी की नीति और माननीय नीतीश जी के सुशासन का ही परिणाम है। आप देखिए कि अभी से विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि चुनाव आयोग और भाजपा के पार्टी के रूप में काम करना, ये सब चीजें अभी से उसकी भूमिका, पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि आगे हार तो सामने नजर आ रही है। इसका जवाब क्या देना है, क्योंकि अपनी जो नाकामी है उसको तो स्वीकार कर नहीं सकते। कि किस प्रकार से अपना हाथ का ठिकरा, अपनी असफलता का ठिकरा किसी के सर फोड़ा जाए, इसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं चुनावी वादे किए जा रहे थे, जो मैनिफेस्टो निकाला था आरजेडी ने या फिर कांग्रेस ने या आप कह सकते महागठबंधन ने मिलकर जो मैनिफेस्टो निकाला था, वो पसंद नहीं आया। वो जो दावे किए गए थे, वादे किए जा रहे थे, जनता ने उसे नकार दिया है। नहीं, यहाँ दूसरी चीज है, पसंद आने वाला विषय नहीं। विषय यह है कि आपने डिलीवर्ड आज तक क्या किया। जनता को आप पे विश्वास है। आरजेडी के जो तेजस्वी यादव जी थे, उन्होंने तो पूरे बिहार में प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी की बात की थी, फिर जनता ने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि डिलीवर्ड का अगर हम बात करते हैं, जब डिलीवरी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है जो कहती है वो करके बताती है। लाख ये किस भी बात कर ले, राहुल गांधी का भी हमने देखा था चुनाव के दौरान कैसे खटाखट की बात करें, लेकिन जनता ने विश्वास नहीं करा। ऐसी मध्य प्रदेश की अगर हम चुनाव की बात करेंगे तब भी जनता ने विश्वास नहीं करा। महाराष्ट्र की चुनाव की बात करेंगे जनता ने विश्वास नहीं करा, गुजरात में जनता ने विश्वास नहीं करा। कारण सिर्फ यही है कि
कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो धरातल पे करके दिखाती है, उसको क्रियान्वित करती है। ठीक है, आप धर्मेंद्र देखिए जी कि वो कह रहे जितने- हैं कि आपने आज तक बिहार को कुछ दिया ही नहीं, यही वजह है कि आज भी बिहार की जनता आपको चुनने को तैयार नहीं है। देखिए, ऐसा 20 साल से बिहार में नीतीश जी और एनडीए की सरकार है। क्या कारण है आज फिर भी बिहार जंगल राज के उन्हीं दिनों को याद करता है? इनका एक बाहुबली जो आप जिसको आगे बता रहे थे अनंत सिंह को, वो एक व्यक्ति का मर्डर कर देता है, उसके आरोप में जेल में चला जाता है। ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी और इनके घटक दलों की। इस समय पूरे देश में अराजकता का वातावरण है। अगर वोट चोरी और चुनाव आयोग का इनसे गठबंधन ना हो तो ये किसी राज्य में सरकार नहीं बना सकते। आप बताइए, हमने प्रमाण दिए। चुनाव आयोग, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आप जानती हो कि मतदाता सूची कौन बनाता है? कांग्रेस बनाती है, आप बनाते हैं, हम बनाते हैं, चुनाव आयोग बनाता है। उस मतदाता सूची में हरियाणा में किस प्रकार से भी राहुल जी ने बताया कि एक मॉडल का फोटो लगा 22 जगह। अब वो कभी भारत नहीं आई बेचारी मॉडल, और उसका आपने 22 जगह वोट बना रखा है। ये हालत है। इन्होंने हर जगह वोट चोरी के माध्यम से, चुनाव आयोग लेकिन के धर्मेंद्र माध्यम जी, अगर से ऐसा हुआ कि बिहार में महागठबंधन जीत जाती है, अगर एक बारी को हम मान ले महागठबंधन जीत गई, तो फिर तो आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर चुनाव आयोग ने गलती की है? अरे एक छोटी सी बात तो सुन लीजिए। जी। आप बताइए, चुनाव आयोग जो आज भ्रष्टाचार की तरह बैठा है, बीच चुनाव में, चुनाव के ठीक 5 दिन 10 दिन पहले 10,000 रुपए सीधे आपने महिलाओं के खाते में डाल दिए। ये लोकतंत्र का चीरहरण नहीं तो और क्या है? इससे पहले कभी आपने ऐसा देखा है? बताइए आप मुझे। ये जनता के वोट को सरेआम लूटा जा रहा है। आप जनता के टैक्स के पैसे से जनता के वोट को लूटने का काम कर रहे हैं। तो अब चुनाव आयोग चूंकि अपना विश्वास खो चुका है, और उसको बोलना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर, सवाल करते हैं चुनाव आयोग से, जवाब देती है बीजेपी। तो क्या देश की जनता को ये दिखाई नहीं दे रहा? सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में इस देश में एक बड़ी क्रांति आने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थित ये चुनाव आयोग हो या इनके और भी संगठन हो, ये बचने वाले नहीं है। ठीक है, हमारे साथ चूंकि सचिन जी, अब देखिए पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो आरजेडी कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी, लेकिन इस बार जेडीयू ने सबको पीछे छोड़ दिया है, बीजेपी तक को पीछे छोड़ दिया। निश्चित रूप से जेडीयू का परिणाम अपना, और यहाँ छोटे बड़े की आगे पीछे की बात नहीं। यहाँ पे यह है कि एनडीए सरकार बहुमत का जो आंकड़ा है, बहुमत का भी नहीं, 2/3 का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा भी रुझानों में पार कर चुकी है। और अभी आप देखिए, बहुत सारे एग्जिट पोल ऐसे आए थे जिन्होंने, जिसमें 150 140, एक एग्जिट पोल ऐसा था जिसका मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसने 186 सीट बताई थी एनडीए की। तो जब उसने 186 सीट बताई थी, यह आंकड़ा लगभग ये मान के चलिएगा आप कि यह आंकड़ा उसके आसपास जाकर रुकेगा कहीं ना कहीं। 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा है वो तो हम लोग पार कर ही चुके हैं। रही बात दूसरी, कांग्रेस की जब मैं बात करता हूँ या विपक्ष की जब मैं बात करता हूँ, तो मेरी धर्मेंद्र जी मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। जब बात करते तो आसानी से उन्होंने चुनाव SIR में ये गड़बड़ी हुई, अगर ऐसा कुछ था तो फिर आपने चुनाव क्यों? लेकिन चुनाव को स्वीकार नहीं करना हमें। तो इनके जो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह जो है, खुले धमकी दे रहे हैं कि अगर चुनाव परिणाम हमारे हक में नहीं आए तो हम इसको बांग्लादेश और हम इसको नेपाल बना देंगे। हाँ। इस प्रकार की जो भाषा शैली है ना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो और विपक्ष जो है आरजेडी है, महागठबंधन की खींच बताती है। ये बताती है इस बात को कि ये अब हार स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन उसको शिरोधारी नहीं कर पा रही है। जनादेश को शिरोधारी, मेरे मित्र ने भी कहा कि जनता कहीं ना कहीं इस बात से नाराज नहीं, लेकिन जेडीयू अगर आगे चले तो क्या नीतीश कुमार के वो 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं को दिए गए थे और हर महिला खुश थी, तो क्या इसको एक वजह माना जा सकता है? क्योंकि अगर ग्राउंड पर हम गए थे तो ग्राउंड पर अगर महिला से बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपको किसको वोट डालेंगे, तो महिला बिल्कुल बोल देती है हम नीतीश जी को डालेंगे। उसके बाद वो कह देती है हमें 10,000 रुपए दिए, हमारी आर्थिक मदद हो रही है। तो क्या एक ये फैक्टर भी हो सकता है महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर जो है नीतीश कुमार को चुनने की जो राह थी वो पकड़ ली? मातृशक्ति ने अपना पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के साथ में दिया था, और यही कारण है कि आज इतने बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वहां पे मिलने जा रही है। अब आप इस बात को समझिए, क्या मुख्य धारा महिलाओं को जोड़ना, महिला को सशक्त करना, उनको रोजगार की ला के खड़ा करना क्या गलत है? नहीं, वहां तो नहीं देखा तो गया ही था, सिलाई मशीन वगैरह सब कुछ है। धर्मेंद्र जी कंप्लीट कीजिएगा, मेरे पास रविंद्र नाथ जी भी, उनके पास भी जाऊंगे। जी धर्मेंद्र जी।
मोदी जी जब देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे मुफ्त की रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां। आज मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोटों को लूटने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी के मित्र प्रवक्ता बताएंगे। आज भारत में हो क्या रहा? हर राज्य में बीजेपी ये हर अपने घर से पैसा बांट रही है क्या? ये जनता का टैक्स पेयर का पैसा है जो आप वोट खरीदने के लिए बांट रहे हैं। तो ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है। नहीं, पर आपके भी तो मैनिफेस्टो में लिखा है ना तमाम चीजें, जैसे नौकरी देंगे, बिजली की तमाम चीजें होगी, तो फिर हमने क्या? रोजी रोजगार की बात की। हमने रोजी तो वो रोजगार भी की तो बात की। रोजगार के लिए तो पैसे दे रहे हैं। हम ये बात महिलाओं को सशक्त करने के लिए सिलाई मशीन महिलाएं खरीदे, अपना रोजगार कहीं ना कहीं महिलाएं चलाए, तो वो भी तो महिलाओं के लिए ही दे रहे थे। देखिए, ऐसा है, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से इन्होंने लाडली बहना के नाम से 3,000 रुपए देने की बात कर माताओं बहनों को छलने का काम किया। हाँ। ये क्या करते हैं, हर प्रदेश में चुनाव के टाइम पे एक नैरेटिव बनाते हैं। हकीकत ये है, इनकी सरकारों को बनाने में इनके मित्र चुनाव आयोग का सबसे बड़ा हाथ है। इसी कारण से आप देखिए, हम सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, चुनाव आयोग कहता है साहब हमारी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। कौन सी प्राइवेसी भंग हो जाएगी? अगर तुम मतदान वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज विपक्ष को दे दोगे, कौन सी प्राइवेसी भंग हो जाएगी? हम जब बात करते हैं कि साहब आप अपनी वोटर लिस्ट को पोर्टल पर डाल दीजिए जिससे विपक्ष के लोग उसको वेरीफाइड कर सकें, बोले नहीं नहीं उसको हम प्रमाणित कर देंगे, सर्टिफाइड कॉपी करा कर देंगे। ऐसे नहीं दे सकते। तो चुनाव आयोग से आप जितनी भी बातें करिए, जितने भी सवाल करिए, वो विपक्ष के एक भी आरोप रविंद्र नाथ जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े। रविंद्र जी, क्या फैक्टर यहाँ पर कहीं ना कहीं जेडीयू को आगे ले जाता हुआ दिख रहा है? मैं लगातार यहाँ पर दोनों जेडीयू यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला है कि मैं पूछ रही हूँ जेडीयू का फैक्टर अगर आगे जा रहा है तो क्या वो एक ये फैक्टर है, जेडीयू अगर पार्टी आगे दिख रही है कि महिलाओं को जो मदद की जा रही है, महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर वोट किया है? रविंद्र जी ऐसा है कि द्वितीय चरण का जो वोटिंग हुई उसके बाद से यह मैंने अनुमान सबको चल गया था। सब लोग आकलन लगा रहे थे कि जनता दल यू बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। जो पिछले चुनाव में सबसे छोटी पार्टी बन गई थी, उसके 43 विधायक थे, वो इस बार भाजपा से भी आगे निकलेगी, ऐसा अनुमान लोग लगा रहे थे। क्योंकि जो सरकारी घोषणाएं हुई जो बाद के चुनाव के ठीक पहले, उन सब का लाभ मिला, उसमें महिलाओं को 10,000 लेकिन रविंद्रनाथ जी, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए, अब एक समय ऐसा भी था जब नीतीश कुमार ने इल्जाम लगा दिया था बीजेपी पर कि मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और बीजेपी के साथ ही रहकर उनकी पार्टी तो बढ़ रही है। तो क्या वो गलत फहमियां थी जिसकी माफिया मांगते हुए एनडीए में फिर से वो गए थे? नहीं, उनको तो लाभ हुआ ना। लाभ हुआ इसलिए कि मुख्यमंत्री उनको बना के रखा। बीजेपी ने लाभ तोड़ने की बात हुई। बीजेपी तो बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, आप सबको पता है नीतीश कुमार सबकी मजबूरी बन जाते हैं। नीतीश कुमार कितने जरूरी हैं? हाँ, तो वो बीजेपी को यह भी पता था कि यदि हम, जैसे कुछ दिन पहले ये हुआ ना कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित इनको नहीं किया जा रहा था, ऐसा हुआ कि पार्टी के लोगों ने भी कहा कि घोषित कीजिए। उनके बेटे ने भी 2 बार कहा कि पिताजी ने बिहार के लिए बहुत काम किया, उनका चेहरा घोषित कीजिए। तो बाद में इतना दबाव पड़ा कि वो भाजपा को घोषित करना पड़ा। नहीं, दबाव पड़ा नहीं, दबाव पड़ा क्योंकि 1 नवंबर को किया है उन्होंने घोषित। ये दबाव को देखा जाए या ग्राउंड लेवल पर आपने भी कहीं ना कहीं छानबीन पूरी कर ली? क्योंकि अक्टूबर के महीने में खुद से ये बात एनडीए के द्वारा कही गई थी कि भाई हम अभी घोषित नहीं करेंगे, ये तो दलों की बैठक होगी, चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा। रूप से ये लोग नहीं चाहते थे पहले कि नीतीश कुमार को हम घोषित करें। भाजपा के जो शीर्ष रणनीतिकार है, नेता है, उनकी योजना थी कि हो सकता है बीजेपी को बढ़ाया जाए, क्योंकि गृह मंत्री ने खुद कहा था सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम के रूप में तो बनाया ही। उसके बाद अमित शाह जी ने तो मुंगेर की सभा में, तारापुर की सभा में कहा कि सम्राट चौधरी को जिताओ, मोदी जी इनको और बड़ा आदमी बनाएंगे। तो ये लोगों ने समझा कि सम्राट चौधरी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में बहुत दिन से पेश किया जा रहा था। लेकिन चुनाव के कुछ पहले जब ग्राउंड रियलिटी को इन लोगों ने समझा कि नीतीश कुमार की जरूरत है, नीतीश कुमार के पक्ष में लोग हैं, तब इन लोगों को लगा कि नहीं। लेकिन अभी भी लग रहा है कि यहाँ सम्राट चौधरी की जो पकड़ी है वो नहीं खोल पाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था नीतीश को हटाने के बाद ही इसको खोलूंगा, तो वो तो फिर भी अभी तक बंद ही रह गई ना। चलिए, मेरे साथ सचिन जी हैं। सचिन जी, लगातार जो है जेडीयू आगे निकलती जा रही है, तो वो फायदा एनडीए में आने का जेडीयू को फिर से हुआ है? देखिए, फायदा तो पूरे एनडीए को हुआ है, और उस एनडीए की जब सरकार बनेगी तो पूरा फायदा बिहार को होने वाला है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बातचीत कर रहे थे
तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को ग्राउंड लेवल रिपोर्ट देखने के बाद में प्रोजेक्ट किया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात तो पहले दिन से भारतीय जनता नहीं, पार्टी पहले दिन से नहीं थी, पहले दिन से नहीं थी। 16 अक्टूबर को ही अमित शाह ने ये बयान दिया था कि दलों की मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे, पहले दिन से नहीं थी। नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ये बात पहले दिन से थी। ये 1 नवंबर को बयान आया है, ये नवंबर के महीने 16 अक्टूबर की मैं आपको तारीख के साथ ऐसे कई बयान बता रही हूँ, तारीखों के साथ बता रही हूँ। ये खुद से बोला दलों की बैठक होगी, रिजल्ट आएगा तब बताएंगे सीएम फेस कौन होगा, पहले दिन से नहीं थी। मैंने आपसे फिर कहा मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहले दिन से तय था और पहले दिन से हम इस बात को कह रहे हैं एनडीए में। इसके अलावा भी मैं बात करता हूँ, बहुत सारे प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ा दल बन के उभरी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने सहयोगी दल को कहीं ना कहीं उसमें आगे बढ़ाया है, उनका मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। भारतीय जनता पार्टी तो वो तो नीतीश कुमार किसी भी पार्टी में रहते हैं, छोटी भी सीटों पे रहते हैं, वो तो मुख्यमंत्री बन के ही रहते हैं ना। यही भी तो इल्जाम लग रहे थे। और जब आप लोग ये बात वो दिन मत भूलिए जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे, तो ये इल्जाम विपक्ष में जब बीजेपी बैठी हुई थी, इन्होंने ही ये इल्जाम लगाए थे। महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे बने थे तब क्या था? इसके पूर्व भी कई ऐसे उदाहरण हैं, जब भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल होने के बावजूद भी उन्होंने सहयोगी दल को आगे बढ़ाया है। तो एकनाथ शिंदे की हिस्ट्री ना आपसे छुपी है, ना मुझसे छुपी है, ना पब्लिक से छुपी है। जी धर्मेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बात कर रहा हूं। ये नीतीश कुमार वही व्यक्ति हैं जो कहते थे मर जाएंगे पर हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और हमेशा मंच से कहते थे कि अब जीवन में कभी बीजेपी में नीतीश कुमार जी नहीं आ सकते, बीजेपी के साथ नहीं आ सकते। लेकिन क्या है, ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं और इन्हें हर प्रकार से देखिए जो राजनीति में आता है ना, नहीं धर्मेंद्र जी, हाँ मैं आपको रोकूंगी, जो राजनीति में आता है ना, सत्ता का लोभ सबको होता है, तभी राजनीति में कदम रखता है। हाँ सुन तो लीजिए, ना तो इनके अंदर नैतिकता है, ना जनता से सरोकार है, इनका केवल और केवल भ्रष्टाचार और जनता को मूर्ख बनाकर देश को प्रदेश को लूटने का एजेंडा रहता है, उसी में ये लोग लगे रहते हैं। और ये देश जानता है और देश ने बड़ी करीब से इनका ये रूप देखा है, और उसी का कारण है कि आज चाहे बिहार की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे बाकी किसी राज्य की बात हो, आप इनसे सवाल करें, सवाल का जवाब नहीं देंगे, दूसरा आरोप लगा देंगे। भाई हमने आपसे पूछा, आप ये 10,000 रुपए जो डायरेक्ट आपने महिलाओं के खाते में 20 चुनाव में दिए, अगर आपको करना था 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है, नीतीश जी के साथ आप सरकार में हैं, पहले क्यों नहीं किया? आप चुनाव के ठीक, निर्वाचन आयोग ने क्या किया? क्या रोक लगाई? नहीं लगाई। तो आप आज देश की जनता ये देख रही है कि 20 चुनाव में अगर 10,000 रुपए सीधे सीधे आप किसी को दे दो तो ये तो वोट खरीदने वाला मामला हो गया। एक तरफ योजना के तहत, देखिए योजना के तहत दिए गए हैं और वो चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है ना, उस समय कोई काम है योजना का पहले से बोला, समय आते ही दे दिया। ऐसे ही चुनाव की डेटें पास आती हैं, भले ही उस समय आचार संहिता नहीं लगी होती, लेकिन आप चुनाव के 5 दिन पहले कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकते या डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे सकते। ये नियम में है और ये सैद्धांतिक तौर पर अभी तक भारत में स्थापित था कि चुनाव से पहले कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, डायरेक्ट बेनिफिट जनता को नहीं देती थी, क्योंकि हम अपने काम को लेकर, अपने विजन को लेकर जनता के बीच में जाते थे। अब आपने जनता को 5 दिन पहले चुनाव के 10-10 हजार रुपए खाते में डाल दिए, तो ये वोट खरीदना हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे बताइए। नहीं, योजना के तहत अगर मदद कर रहे हैं और यही मदद अगर आप लोग कर रहे होते तो आप कहते कि नहीं भाई हम मदद कर रहे, सरकार में आते ही आपको भी ध्यान है, सरकार में रहते हुए तेजस्वी यादव ने भी तो कितनी नौकरियां दी है, तब वो मदद कर रहे थे, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। आपको भी तो ये बात स्वीकारनी होगी ना, जो मैनिफेस्टो आप लोगों ने बनाकर दिया है जनता को वो पसंद नहीं आ रहा है, वो पसंद लगता है एनडीए का ही आ रहा है। अरे 5 साल आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे बताइए 5 साल आपकी सरकार की तब मदद क्यों नहीं की? और घोषणा करना और पैसे देने में अंतर होता है भाई। विपक्ष का मैनिफेस्टो तो सरकार बनने के बाद लागू होगा, इनकी सरकार थी, इन्होंने सीधे खाते में पैसे डाल दिए, तो ये गलत है। 5 साल पहले डालते ना, अगर इनको महिलाओं की, जनता की चिंता थी तो 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति, आप सोचिए प्रत्येक महिला को डालना कितना बड़ा एक वोट चोरी का मामला है, वोट खरीदने का मामला है। लेकिन देश में चूंकि इस समय लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं सब की सब आरएसएस और बीजेपी के कब्जे में आ गई है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी इस देश को अराजकता की तरफ ले जा रही है। नहीं, कई ऐसे राज्य है वहां पे आपके भी पार्टी, अगर इतना ही खतरा होता तो आपकी पार्टी ना होती वहां पर। बताइए सचिन जी।
देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जनादेश को स्वीकार नहीं करना विपक्ष का काम है और विपक्ष कर रहा है, और खासकर उसमें भी कांग्रेस जनादेश को कभी स्वीकार नहीं करती, और यही कारण है कि कांग्रेस में कभी सुधार नहीं आता, कांग्रेस के परिणाम वैसे वैसे ही रहते हैं। अभी आज की तारीख में आप देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है कि खबर खुद की नहीं और पता खुदा का बताते फिर रहे हैं। कांग्रेस जब 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो विधायकों को खरीदकर सरकार गिराने का पाप तो ऐसा क्यों होता है? मतलब आप लोग नहीं, यही तो समझना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी के विधायक क्यों खरीदे? कहीं ना कहीं तो कमी वहां पर भी है कि वहां को छोड़ के इधर चले जाते हैं। कमी तो कहीं है, उसको भी तो स्वीकारना पड़ेगा। ये मजबूती कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपनी पार्टी में लानी पड़ेगी, अगर अपने ही विधायकों पर आप इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं। 2023 में कितनी थे तो 190 धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, आपकी बात लेकिन जैसी आपने ही अपनी बात कही, उसी को मैं पूरा कर रहा हूं कि आपने अभी कहा है कि चुनाव के 5 दिन पहले इन्होंने घोषणा करी। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी पार्टी को ये पता होता है चुनाव इसका एक दिन पहले घोषित कर देता है क्या? आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन नहीं, ये 5 दिन का नियम अलग लेकर आए। अरे आप ये देखिए, इन्होंने कहा कि बीच चुनाव में सहायता दी गई। अरे उस टाइम चुनाव आयोग बना दिया आपने उसको, चुनाव आयोग जनता ने, पब्लिक ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पर विश्वास जताया। आपने उससे डेमोक्रेसी की थी, अगर आपके ऊपर विश्वास करती है, लेकिन जनता ने आपको आईना दिखाया, पुनः सरकार पर विश्वास जताया, और यही कारण है कि तब बम्पर जीत आपको नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं उस बात की देखिएगा, चुनाव आयोग सरकार बना जाएगा, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक टाइम के बाद इस देश की जनता आपको इस देश से खदेड़ने का काम करेगी, क्योंकि जनता इस बात को समझ रही है कि आप बिहार में कांग्रेस कहाँ है, कहाँ खड़ी नजर आ रही बिहार में कांग्रेस? आप ये बताइए मुझे। वो जलेबी और वो सब नजर आने लग गया, क्या मालूम आपके कार्यालय की क्या स्थिति? हरियाणा में भी ये स्थिति बनी थी पहले। अरे बीजेपी है कहीं बिहार में? वोट चोरी के अलावा आपके पास है? चुनाव आयोग की दम पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में नहीं जा सकती। आप दोनों को रोकूंगे। बड़ी खबर आ रही है आरा से, बीजेपी के संजय टाइगर आगे निकल चुके हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। संजय टाइगर को बढ़त मनेर से आरजेडी के भाई वीरेंद्र आगे हो चुके हैं। वारसलीगंज से एनडीए की अरुणा देवी आगे हो चुकी हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कोटा दामन सीट से आरजेडी के मुजाहिद आलम आगे हो चुके हैं। एलजेपी के संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। बिहार विधानसभा सीटों की गिनती लगातार जारी है। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे चल रहे। इलेक्शन कमीशन के रुझानों में अभी तक एनडीए को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। महुआ से तेज प्रताप यादव की अगर स्थिति देखी जाए तो कुछ खास अच्छी अभी तक नहीं बनी हुई थी। तेज प्रताप यादव अब चौथे नंबर पर आ चुके हैं। 3 से चौथे नंबर पे वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमालपुर से जेडीयू के नचिकेता आगे चल रहे हैं। चलिए मेरे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, अभी जो लगातार ब्रेकिंग भी आ रही है, लगातार अपडेट आ रहा है, उस अपडेट में भी कहीं पर बीजेपी आगे है, कहीं पर जेडीयू आगे और कहीं पर आरजेडी आगे है। देखिए अभी शुरुआती रुझान है, अभी पहला राउंड कंप्लीट है, दूसरा राउंड चल रहा है। अभी काउंटिंग आप 2 बजे के आसपास जब जाएंगे तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है। दूसरी बात क्या है, मैं लगातार कह रहा हूं कि ये चुनाव आयोग और ये चुनाव प्रणाली इस समय संदेहास्पद इसलिए है, और भारत ही नहीं विश्व के कई देश भारत की चुनाव प्रणाली को देखकर ये सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है। आज डेमोक्रेसी क्या ऐसे चलती है? जिस चुनाव आयोग से विपक्ष के लोग मतदाता सूची मांगते हैं चुनाव के 3 महीने पहले, आप हमको ये प्रोवाइड करा दो, हम इसको वेरीफाइड कर आपको देंगे, तो वो हमको चुनाव के 15 दिन पहले उस सूची को देता है। अब आप जब चुनाव में चले जाते हैं और 15 दिन पहले अगर आपको मतदाता सूची मिलेगी तो आप उसको कैसे वेरीफाइड करेंगे कि ठीक है या गलत? भाई आप चुनाव की प्रक्रिया को अगर पारदर्शी बनाना चाहते हैं तो आपको जो विपक्ष के ऊपर नियम है वो सत्ता पक्ष पर भी लगाने चाहिए। अब सरकार अगर डायरेक्ट महिलाओं के खाते में चुनाव के 5 दिन पहले 10-10 हजार रुपए डाल दे,
आप मुझे बताइए, आप तो पत्रकार हैं, क्या इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जनता का वोट खरीदी का मामला नहीं है ये। अगर आपको देना था तो आपकी 5 साल सरकार थी, किसने रोका था? वो 5 साल क्यों, पिछले 20 साल से आपकी सरकार है, तब तो किसने 20 रोका? साल से तो वो योजनाएं दे रही ना, जैसे साइकिल चुनाव आए, योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, ड्रेस वाली है। वो तो लगातार कहते हैं कि बहनों को हम लगातार यहाँ प्यार दे रहे हैं और जो मेरी बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनके लिए लगातार मैं कार्य कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि पहली बारी माताओं के लिए कुछ किया गया हो। सचिन जी यहाँ धर्मेंद्र जी कह रहे हैं क्योंकि क्षण दिनों पहले अगर इस तरीके से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है तो ये वोट चोरी करवाई जा रही थी। मुझे बड़ा हंसी आती है उनकी बात पे कि इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अभी भी हार स्वीकार नहीं कर रहे। आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हो, आप अपना आकलन एक बार करके देखिए कि कांग्रेस की कहाँ कमी रही, कहाँ आप किस मुद्दे को आपको लेकर जाना था और किस मुद्दे को आप लेकर गए। जिस मुद्दे को आप लेकर गए, क्या जनता ने उसको विश्वास जताया? क्या बिल्कुल नहीं जताया। तो आप इस बात को, आप वोट चोरी की बात करते हैं। आप ये प्रयास कर रहे थे कि प्रदेश में अराजकता फैले और इसे जो संवैधानिक संस्था जो है, जो मान्य संस्था है, उससे आम जनता का विश्वास हटे। एक मिनट मुझे बोलने देंगे, आप मुझे बताइए। किसी भी प्रकार से चुनाव में सीधे नहीं हरा सकते, लोकतंत्र की व्यवस्था से नहीं हरा सकते, इसलिए आप उस प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता ने आपको आईना दिखाया है, 7 करोड़ की संख्या में 5 करोड़ किया है और सेकंड फेज में तो बंपर माता बहनें आगे आई हैं। तो जिस प्रकार से जो विश्वास जनता ने जताया है, ये कहीं ना कहीं बात की बानगी है कि मोदी जी पे और नीतीश कुमार पे जनता को पूर्ण विश्वास है और उनकी नीतियों पे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, मेरे साथ रविंद्र जी भी हैं। रविंद्र जी क्या कुछ कहना चाहिए? जी धर्मेंद्र जी कंप्लीट कीजिए। आप मुझे 1 मिनट का टाइम बताइए। मेरा ये कहना है, इस समय देश में सर्वाधिक बेरोजगारी है, हाँ। महंगाई से जनता परेशान है, माताएं बहनें परेशान है, स्वास्थ्य की हालत कितनी बदहाल है आपने देखा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर दिन भ्रष्टाचार के नए नए आयाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता बनाने का काम कर रहे हैं। माताएं बहनों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, किसानों को थार से कुचला जा रहा है, किसान परेशान है। आप मुझे बताइए कौन सा वर्ग इस समय सरकार की नीतियों से खुश है? लेकिन सरकार में जब ये बैठते हैं, चुनाव जब जीतने की बात आती है, तब ये डायरेक्ट बेनिफिट देकर, माहौल बनाकर जनता का वोट खरीदने का काम करते हैं। दूसरी तरफ इनका चुनाव आयोग चूना लगाने का काम करता है, वोट चोरी करने का काम करता है। आप दोनों को रखूंगी। हमारे साथ कपिल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। कपिल जी क्या कुछ लगता है, शुरुआती रुझान में एनडीए को बहुमत मिल रही है, पसंद कर रही है जनता, और बीजेपी को बढ़त? देखिए निश्चित रूप से हम सब के सामने परिणाम है और ये तो तय हो गया कि बहुमत के साथ एक शानदार सरकार एनडीए की बन रही है। इसमें तो कोई प्रश्न है ही नहीं। कितनी सीटें मिलेंगी परिणाम आने के बाद होता है। लेकिन भरोसे के साथ ये बात मैं कह सकता हूँ, ये जो जीत हुई है, ये जो जीत एनडीए की हुई है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई है, ये वोट चोरी का आरोप झूठा लगाने वालों के खिलाफ हुई है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ हुई है, जो आतंकवादियों को संरक्षित करने का काम करते हैं उनके खिलाफ हुई है, जो प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, चौकीदार चोर है, उनके ऊपर, ऐसे सब लोगों के खिलाफ मतदान जनता ने करने का काम किया है। एक भरोसे की सरकार, एक विश्वास की सरकार, एक विश्वास का नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से जनता का दिल उन्होंने जीतने का काम किया है, नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के जिस प्रकार की एक डेमोग्राफी विश्वास के साथ गठबंधन चुनाव लड़ने का काम, और इन लोगों के अंदर जो बक्सर गठबंधन है, महागठबंधन की महाठगबंधन है और जूतों में दाल बट रही थी शुरू में ही जब इनके टिकट हुए, जब टिकट का वितरण हो रहा था तभी इनमें जूतों पैदा हो रही थी। तो जनता इन पर कैसे भरोसा कर सकती है? जिन जिन किसानों ने गठबंधन किया, केजरीवाल ने गठबंधन किया वो टूटा, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया वो टूटा, जिन जिन किसानों ने गठबंधन किया सब टूटा है। तब भरोसे गठबंधन नहीं। और अखिलेश यादव भी अनेक, एक टिकट उनको नहीं मिला, एक सीट उनको नहीं मिली, उसके बाद जाकर बिहार में चुनाव प्रचार करते हैं, सारी सीटों पर चुनाव, जहां जहां अखिलेश यादव गए सारी सीटों पर चुनाव हार रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिन जिन सीटों पर गए हैं वो सारी सीटों पर बढ़ाते हैं। ये फर्क है अखिलेश यादव जी में और योगी आदित्यनाथ जी में। ठीक, कपिल जी, ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और माई बहन मान योजना, ज्यादा लग रहा है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है पसंद आ रही है वहां की जनता को। लेकिन एक इल्जाम, अभी मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि थोड़े दिन पहले जो 10-10 हजार पे महिलाओं को, मैं लगातार उनको कह रही हूं कि महिलाओं को भी तो कहीं ना कहीं सशक्त करना है, वही तो महिला है तभी तो बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए गई है। उनका कहना है कि ये योजना का पैसा चंद दिन पहले डालने के कारण ही वोट को यहां पर कहीं ना कहीं चुराया गया, उनसे खरीदा गया।
ये इल्जाम लगाया जा रहा है। ये इल्जाम लगाएंगे, अपना फ्रस्ट्रेशन है। शुक्र है इन्होंने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया, शुक्र है इन्होंने बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप नहीं लगाया। अगर महिलाओं को कुछ पैसा दिया गया, उनके खाते में डाले गए, तो क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ? तुमने तो भ्रष्टाचार ही किया, तुमने तो महिलाओं का पैसा लूटने का काम किया है। कम से कम उनके खातों में पैसा तो दिया। अगर महिलाएं आत्मनिर्भर होती है तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है? तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। ये भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षण देने वाले हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। तो इनको जनता ने भरपूर लगातार लगाने का काम किया। इनको मध्य प्रदेश में नकारा, इनको राजस्थान में नकारा, इनको महाराष्ट्र में नकारा, इनको हरियाणा के अंदर नकारा, और आज बिहार जैसे प्रदेश के अंदर भी इनको दुत्कारने का और सत्ता से बाहर बैठाने का काम जनता ने करने का काम किया है। मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ बिहार की जनता को कि जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर, नीतीश कुमार जी पर, हमारी पूरी टीम पर ये भरोसा करने का काम किया। वही कपिल जी, 25 से 30 अगर एनडीए आ जाती है तो 25 से 30 फिर से नीतीश रहेंगे, लेकिन जब भी काउंटिंग शुरू हुई थी चंद सेकंड पहले तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि मैं 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर रहूंगा। तो ये कैसे संभव कर पाएंगे अगर यहाँ पर जीत ही एनडीए की हो जाएगी? और लगातार पेपर पे हर जगह उन्होंने साइन कर करके दिया है, तो वो जो एफिडेविट टाइप के साइन करके दिया उसका क्या होगा? वो अपने घर में एक कोड लगाएंगे जिसमें शपथ होती है, अपने घर के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, अपने जीते हुए जो विधायक जीत करके आएंगे उनको बुलाएंगे और उनके सामने मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। या नेता प्रतिपक्ष तो शायद बन ही सकते हैं, तो एक तरीके से नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मिनिस्टर का लेवल का व्यक्ति होता है, तो उस नाते उनको प्रसन्नता होगी कि चलो मैंने अपनी पार्टी के, यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, अपने जो इनका महागठबंधन है उसके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और अगर नेता वो प्रतिपक्ष बनते हैं तो हमारी उनको बधाई है। ठीक, एक और चीज कहीं ना कहीं पूछना चाहूंगी आपसे, कहीं योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल उत्तर प्रदेश में है बहुत पसंद किया जाता है और कहा भी जाता है कि जितना भी गुंडा राज है और उसको खत्म करने का जो प्रण योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया, वही चीज है, वही मॉडल बिहार में भी लाया जाएगा अगर एनडीए जीत जाती है तो? निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता पूरे देश और दुनिया के अंदर है। एक विधानसभा के प्रत्याशी ने उनकी डिमांड की कि हमारी एक जनसभा उनकी हमारी विधानसभा के अंदर हो जाए। ये जो उनका विश्वास है, जो उनके काम करने का ढंग है, और सबसे बड़ी बात ये है वो झूठ नहीं बोलते हैं। जो उनके मन में होता है वो दिल में होता है, जो दिल में होता है वाणी पर होता है, और जो वाणी पे होता है उनके कर्तव्य में होता है, उनकी कलम में होता है। और कोई भी ब्लफिंग नहीं करते हैं, किसी को बहकाते नहीं है, काम को परिणाम तक ले जाकर छोड़ते हैं। आतंकवादियों पर उनकी तलवार तनी रहती है, गुंडों पर तनी रहती है। ये मॉडल सबको अच्छा लगता है और बिहार के अंदर भी, और अगर प्रधानमंत्री जी का निर्देश होगा, नीतीश कुमार जी का निर्देश होगा, निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रेरणा लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए का मतलब सब, और एनडीए में सब मिलकर काम करेंगे और बिहार को भी और अधिक अच्छा करने का काम। एक आखिरी सवाल मेरा कहीं ना कहीं रहेगा आपसे। विपक्ष लगातार ये कहता है, जब भी मैं डिबेट में बैठती हूँ और पूछती हूँ कि योगी मॉडल क्यों ना बिहार में लाया जाए, तो विपक्ष का ये कहना होता है कि पहले से एनडीए की सरकार है बिहार में, तो क्या बिहार में एनडीए की सरकार जो भी मॉडल लेकर आ रही है वो पसंद नहीं आ रही? योगी आदित्यनाथ का एक स्पेशल मॉडल है जो बिहार में लाना चाहिए। देखिए, मॉडल का विषय नहीं, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है। योगी जी ने कौन सा मॉडल? योगी जी ने केवल गुंडों का दमन करने का, भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पे लाने का, तो सबके लिए जरूरी है। अगर नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर भी लगातार करते रहे, वो प्रभावी ढंग से करेंगे। इसमें ये सब बातें तो जनता को प्रिय लगती है। महिलाओं का सम्मान, गुंडागर्दियों पर दमन, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये बिहार में पहले से ही हो रहा है, उसको और प्रभावी ढंग से करने का। कपिल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी जुड़े हुए थे, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो भरपूर प्रचार किया है उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं तमाम सीटों पर देखने को मिला है, और लगातार जो एनडीए बढ़त बनाए हुए है वो देखिएगा, जीत तो एनडीए की ही होगी। और योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है वो बिहार में जरूर लाया जाएगा, गुंडा राज को समाप्त किया जाएगा। जब तक मैं आपको शुरुआती रुझान का एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूं। एनडीए अभी तक 182 पर रुझानों के मुताबिक आगे चल रही है, महागठबंधन 57। और इसी बीच बड़ी खबर, फिर से गिनती जो है आगे लगातार जारी है। दानापुर सीट पर आरजेडी की बम्पर बढ़त हो रही है। दानापुर सीट अहम सीट मानी जाती है आरजेडी की। पटना बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लाजमी सी बात है, शुरुआती रुझानों में जब दिख ही रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, जो कहीं ना कहीं स्लोगन था उसको सच करने पर अब बीजेपी के दफ्तर में
पकवान बनने, लड्डू बनने और जो जश्न की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। पटना साहिब से कांग्रेस के शशांक शेखर आगे चल रहे हैं। देखिए, पटना साहिब अहम सीट मानी जाती है बीजेपी की, लंबे समय से वहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अब कांग्रेस जो है आगे चल रही है। लखीसराय से बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं और वही लालगंज सीट पर तीसरे राउंड पे आरजेडी की शिवानी शुक्ला आगे चल रही हैं। बाहुबली शुक्ला जी की बेटी हैं, विदेश से पढ़कर आई हैं। मगध की 53 में से 37 सीटों पर बढ़त एनडीए की। वारसिलीगंज सीट से एनडीए की अरुणा देवी आगे चल रही हैं। कोचा धामन से आरजेडी के मुजाहिद आलम आगे चल रहे हैं। एक बड़ा अपडेट, और इसी के साथ आपको यह भी जानना जरूरी होगा ऐसी क्या खूबियां थी जो एनडीए को लोग पसंद करने लगे और एनडीए को कहीं ना कहीं वोट यहां पर दिया जा रहा है बजाय महागठबंधन के। देख लीजिए, जो एनडीए वर्सेस महागठबंधन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में रहा है, जो ज्यादा पसंद किया गया है युवाओं के द्वारा। एनडीए ने कहा था कि 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे, इसका वादा किया था। स्किल सेंटर प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था। रोजगार सृजन को प्राथमिकता एनडीए के द्वारा दी जा रही थी। और वही महागठबंधन का कहना था कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का कानून वो लेकर आएंगे। 20 लाख सरकारी और प्राइवेट जॉब्स बनाने का लक्ष्य दे दिया गया था। संविदा कर्मियों को नियमित करने रोजगार आयोग का गठन किया जाएगा। ये महागठबंधन ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, लगता है उसको पसंद नहीं किया गया है। चलिए महिलाओं के ऊपर जान लीजिए। कहीं ना कहीं एनडीए ने यह बात बोल दी थी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाई जाएंगी। ये मिशन है हमारा, महिलाओं के लिए कौशल और उद्यमिता योजना का जो मिशन है वो हम लेकर आएंगे। इसी बीच महागठबंधन ने भी वादा किया था। महागठबंधन ने कहा था कि माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को मासिक 2500 रुपए की सहायता और 5 सालों तक 30,000 रुपए वार्षिक सहायता देने का वादा किया था। हर प्रखंड में महिला कॉलेज खोला जाएगा। महिलाओं पर ज्यादा जोर जो है दोनों पार्टियों ने दिया था। चलिए किसानों की बात कर लेते हैं। एक अहम कहीं ना कहीं जो वादे होते हैं इसमें किए जाते हैं। हमारे अन्नदाता किसानों के लिए एनडीए ने वादा किया था कि किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 रुपए सालाना सहायता दी जाएगी। मुख्य फसलों के लिए पंचायत स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश रहेगा। ये ज्यादा पसंद किया गया है। महागठबंधन ने छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी, निःशुल्क सिंचाई, बिजली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, राष्ट्रीय मानक से अधिक फसल बीमा और फसल मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान योजना, लगता है इसको कम पसंद किया गया है। अब एक बार फिर से आपको बता दूं कितनी सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं लड़ा गया। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने 60 सीटों पर जो अपने कैंडिडेट उतारे थे उसमें से महज अभी 13 से 15 ऐसे देखे जा रहे हैं जिसमें बढ़त जो है कांग्रेस को मिल रही है। वही आरजेडी ने 143 उतारे थे, उसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं देखने को मिल रहा है। अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी ने 101 उतारे थे, उसमें अभी 70 के आसपास पहुंच चुकी है बीजेपी। जेडीयू की बात करें तो 101 उन्होंने उतारे थे और अभी जेडीयू में 73 के आसपास देखने को मिल रही है। अभी तक जेडीयू देख लीजिए, शुरुआती रुझानों में जेडीयू आगे चल रही थी और अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। वही आरजेडी शुरुआती रुझानों में 48 पे आ चुकी है, कांग्रेस 12 पे आ चुकी है। वही वीआईपी अभी तक उसका खाता भी नहीं खुला है, वीआईपी का खाता नहीं खुला है। वीआईपी ही वो पार्टी है जहां से डिप्टी सीएम बनाने का वादा जो है महागठबंधन कर चुकी थी और वीआईपी ही का खाता नहीं खुला है। अन्य का आपको बता दूं कि 6 हो चुका है। और वही दूसरी तरफ आ जाते हैं, यानी कि महागठबंधन तो हमने आपको बता दिया, एनडीए पर अब आ जाते हैं। 78 बीजेपी आगे लग रही है, सबसे बड़ी पार्टी लगता है बन के उभरेगी। वहीं पर जेडीयू 73, एलजेपी 18 और अन्य 5 शुरुआती रुझान है, मैं बार बार आपको बता रही हूं। और अभी तक अगर कुछ देखा जाए तो एनडीए के पास 185 के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है, महागठबंधन के पास 54। बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं आपको जान लेना, चंपारण में जेडीयू को नफा नुकसान देख लीजिए। चंपारण में 2 की कहीं ना कहीं नफा हुआ है, वहां पर सीमांचल में 2 का नफा हुआ है। भोजपुर में देखिए जेडीयू का नफा नुकसान समझने की बेहद जरूरत है। बीजेपी को देखिए 5 का कहीं ना कहीं चंपारण में नुकसान हुआ है। वहीं पर कोसी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। आरजेडी में भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आरजेडी को हर जगह नुकसान हुआ है, महज सीमांचल के। सीमांचल में 1 का हुआ है, पाटलिपुत्र में 10 का नुकसान हुआ है, कोसी पे 2 का नुकसान। लगातार जो है नफा नुकसान देखना बेहद जरूरी है कि इस पिछली बार से इस बार में
ज्यादा कौन सी ऐसी जगह है जहां पर फायदा हुआ है इन पार्टीज को। आरजेडी जो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, बेशक वीआईपी जब उस समय पर वीआईपी के कुछ नेता जो है बीजेपी में चले गए थे और उसके बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी थी, लेकिन उस समय पर अगर देखा जाए जब रिजल्ट आया था तो उस समय पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब आरजेडी पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, लालगंज से, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा लगातार आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब देखिए, एक और अपडेट आ चुका है। लालगंज से अब आरजेडी की शिवानी शुक्ला आगे हो चुकी है। शिवानी शुक्ला, नाम याद रखिएगा, शुक्ला जी जो बाहुबली है उनकी बेटी है, विदेश से पढ़कर आई है। सिवान से बीजेपी के, लेकिन मंगल पांडे बड़ा चेहरा है। मंगल पांडे मंत्री भी रहे हैं और उसके बावजूद पीछे हो चुके हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव, लंबे समय से राघोपुर का जो नेतृत्व है तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इस बार फिर से आगे दिखाई दे रहे हैं। मैथिली ठाकुर अलीनगर, जिसका नाम अलीनगर का बदला जा सकता है अगर मैथिली जीत जाती हैं तो। मैथिली फिर से आगे हो चुके हैं, पहली बार प्रत्याशी बनी, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और पहली बार ये लगता है जीत जाएंगी। पटना साहिब से कांग्रेस फिर आगे हो चुकी है। बीजेपी का स्ट्राइक अगर आपको मैं बताऊं तो 73% कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। वहीं पर जेडीयू का 69% स्ट्राइक रेट देखने को मिल रहा है। बेहद जरूरी है। आगे पीछे अगर देखा जाए तो अभी शुरुआती रुझान में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। कोचा धामन से बेहद जरूरी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कई ऐसे फैक्टर है जो इसने मदद की है एनडीए की, क्योंकि पिछली बार ऐसा देखा जा रहा था कि जेडीयू जो है लगातार पिछड़ती जा रही थी और जो जेडीयू का इस बार रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो बहुत हैरान करने वाला है। लेकिन आरजेडी जो हर एक जगहों पर बोला जा रहा था कि बड़ी पार्टी बनकर आएगी, वही आरजेडी पीछे होती जा रही है। बिहार में एक बार फिर से मजबूत बढ़त बना दी है एनडीए ने। नीतीश कुमार की वापसी की लगातार संभावनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तेजस्वी को लेकिन बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर जो जीत के दावे कर रहे थे, बिहार में बहार लेकर आएंगे, ये नई बयार शुरू हो चुकी है। ऐसे बड़े बड़े वादे प्रशांत किशोर ने किए और प्रशांत किशोर जितना प्रचार उन्होंने किया है उतने अच्छे से कुछ लग नहीं रहा कि धरातल पे उनके लिए कुछ हुआ हो। बड़ा झटका कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को लगा है। प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जनसुराज जमीन पर अपना असर छोड़ने में असफल रही है और ज्यादा कुछ उनको अभी मिल नहीं पाया है और यही वजह है कि 243 में से महज 2 ऐसी सीट है जिस पर वो बढ़त बना पाई है। एक चनपटिया और एक करगहर सीट पर अभी आगे चल रहे हैं उनके उम्मीदवार। अब इसमें से देखिए, चनपटिया पे मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप वही मनीष कश्यप है जो पिछले दिनों बीजेपी में थे, उससे पहले जब जेल में रहे थे और लगातार जो प्रचार है वो नकारात्मक प्रचार उस समय पर किया जा रहा था बिहार राज्य के लिए और उसके बाद ऐसे कुछ चीजें उनके चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा की गई तो उन्होंने बीजेपी जब ज्वाइन की और अब जनसुराज पार्टी में वैसे ही गए और इसी के साथ वो आगे चल रहे हैं। चनपटिया से करगहर से रितेश पांडे वो ऐसा नाम नहीं है कि मुझे पहचान उनकी बतानी पड़े। रितेश पांडे बड़ा चेहरा है बिहार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, फैन फॉलोइंग बड़ी है। छपरा में खेसारी लाल यादव को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। छोटी कुमारी अब पीछे हो चुकी है। छपरा विधानसभा से मशहूर सिंगर है खेसारी लाल, मुझे शायद आपको उनकी ज्यादा पहचान ना बतानी पड़े। खेसारी लाल आगे हो चुके हैं। वहीं पर आरजेडी ने अंतिम समय में खेसारी लाल को, क्योंकि शत्रुघ्न यादव उनका असली नाम है खेसारी लाल का, उनको टिकट दे दिया था और शुरुआती रुझान में अब खेसारी लाल को बढ़त मिलती हुई दिखाई जा रही है। निशाने पर लगता है तीर लग चुका है। सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू उभर के अभी तक तो आ रही थी, कुछ जगहों पर फिर से बीजेपी आगे हो जाती है, फिर से जेडीयू आगे हो जाती है। खैर ये तो शुरुआती रुझान है। तीर निशाने पर लग जाता है या फिर कमल ही हर जगह पर खिल जाता है, ये जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आगे जान लीजिए, महागठबंधन लगातार जो है कमजोर साबित हो रही है और कांग्रेस
तो पीछे ही होती हुई दिखाई दे रही है। महज 13 सीटों से अभी तक ऊपर कहीं उभर कर नहीं आ पाई है बड़ी सीटों पर, क्योंकि उस समय जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो लगातार कांग्रेस ये लड़ाई कर रही थी कि मुझे सीटें बेशक कम दो, लेकिन मुझे सीट वो चाहिए जिस सीट में कांग्रेस का वर्चस्व हो, जिस सीट पर कांग्रेस जीत पाए। और यही वजह थी कि कांग्रेस उस समय अड़ चुकी थी कि मैं जो सीट मांग रहा हूं मुझे वही सीट चाहिए, मुझे सीटें कम दे दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी सीट दे दोगे जहां पर मेरा कैंडिडेट बड़ा ही नहीं है, जहां पर मेरे कैंडिडेट का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो सीट मुझे नहीं दोगे। उसी सीट को लेकर कांग्रेस की लड़ाई थी और उसके बावजूद देखिए, उसके बावजूद कांग्रेस को कुछ खास नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की अगर मैं आपको दिखाऊं तो 60 पे लड़ा था और अभी तक 13 सीटें उसके पास आ पाई है। 143 पे आरजेडी और 50, 58, 60 के बीच में आप मान लीजिए चल रही है। 213 के रुझान में कांग्रेस को सिर्फ अभी तक 13 से ऊपर की कुछ सीटें जिस बढ़त मिल रही है।